चैप्टर 2 का लास्ट डे है आज और सीधा उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो हमारा छुटा हुआ है, क्योंकि उसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चैप्टर 2 बेटा जी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इसके 4 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। इसके 4 टॉपिक्स हमारे हो चुके। एक हमने इसमें पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर, पूरा हो गया हमारा। अब हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारा रिवीजन हो गया। फिर हमने इसके बाद पढ़ा एचयूएफ, केस स्टडीज करेंगे। फिर तीसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप, और फोर्थ टॉपिक हमने इस चैप्टर का पढ़ा था कंपनी। ठीक है जी, और एक टॉपिक पेंडिंग था। बताओ कौन सा टॉपिक पेंडिंग था? क्लास शुरू करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जैक्टली, एक टॉपिक पेंडिंग था, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज हम अपना फिफ्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाकी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बीएसटी। सोल प्रोप्राइटर डन, एचयूएफ डन, पार्टनरशिप डन, कंपनी डन। बस एक रह गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या आएगा बेटा जी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है वॉलेंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। बेसिकली इनका जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है वॉलेंटरली। व्हाट इज वॉलेंटरली? एक वर्ड होता है वॉलेंटियर। क्या मतलब होता है वॉलेंटियर का? जो लोग अपने आप आगे आते हैं। वॉलेंटियर्स का मतलब होता है जो लोग अपने आप आगे आए। एग्रेसिव। एक तरीके से खुद पार्टिसिपेट करने को हम वॉलेंटियर बोलते हैं ना। इस एसोसिएशन के ये वॉलेंटियर्स हैं। तो वॉलेंटियर्स का मतलब होता है जो लोग अपनी मर्जी से खुद आगे आए हैं, उन्हें जबरदस्ती आगे नहीं लाया गया है। तो इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, दिस इज अ वॉलेंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कुछ लोग अपनी मर्जी से आगे आकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर सोशल वेलफेयर। फॉर सोशल वेलफेयर। ये लोग क्यों आगे आए हैं बेटा जी अपने आप? क्योंकि इनका जो पर्पस वो सोशल वेलफेयर है। जैसे आप किसी भी सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए अगर कोई वॉलेंटरली एसोसिएशन बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप इसको एक तरीके से एनजीओ भी बोल सकते हो। आप इसको एक तरीके से एनजीओ भी बोल सकते हो। एनजीओ में भी बेटा जी सेम होता है। इट इज अ वॉलेंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो लोग मिल के आगे आते हैं। और आगे क्यों आते हैं? क्योंकि वो सोसाइटी का कुछ भला करना चाहते हैं, कुछ भी सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर सोशल वेलफेयर, और ये एक दूसरे के सोशल वेलफेयर के लिए आगे आए हैं। अभी समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, पहले हम सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, अब कंसंट्रेट करके शुरू करते हैं। पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट अब आप लोग और मैं एक दूसरे को जानते हैं। तो मान लो कि हम लोगों ने इकट्ठा होके कोई एसोसिएशन बनाई कि ठीक है, हम एक दूसरे के फायदे के लिए काम करेंगे। किसी और के फायदे के लिए काम नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोगों का भी फायदे के लिए काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे कोरोना वायरस एंड ऑल था, तो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है, जैसे खाना देना,
एक्सेट्रा, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, यही बेसिक नीड्स होती है आदमी की। तो ये सारी नीड्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जो वॉलेंटरली एसोसिएशन होता है पर्संस का, जो एक साथ मिलकर एक संगठन बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? फॉर सोशल वेलफेयर। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं बेटा जी, वो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ऐसे ही नहीं बन जाती, ये लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है और तब जाके ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है। और है कुछ नहीं, वॉलेंटरली एसोसिएशन है पर्संस का। मतलब वॉलेंटरली मतलब कुछ लोग अपने आप अपनी मर्जी से आगे आए हैं और उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। दैट्स इट। और जैसे हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हम सब लोग मिलके इकट्ठे हुए कि अरे हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एक नाम दे देंगे, हम सब उसके क्या बन जाएंगे बेटा जी? मेंबर्स। और उस सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड करा लेंगे। सिंपल। कौन कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है? मैंने आपको कहा था ना, चलो कुछ एग्जांपल देती हूँ। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, अब आप समझ जाओगे जब मैं आपको समझाना शुरू करूंगी। सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे मान लो नंबर 1 कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो लोग सोसाइटीज में नहीं रहते, जैसे बड़े बड़े फ्लैट्स में लोग रहते हैं, सोसाइटीज होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहां पे ना कुछ लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। क्या होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? अब एक बहुत सिंपल सी बात को समझना। राशन तो बेटा जी हर किसी के घर आता है, दाल, चीनी, चावल, आटा, हर किसी के घर आना है। अब जैसे मान लो मैं अकेले राशन लेने गई, ठीक है, एस स्टैंड फॉर सिमरन। अब मैं अकेले राशन लेने गई और मैंने राशन वाले की शॉप से 10 किलो आटा लिया। भाई 2 महीने में 10 किलो आटे की कंजम्पशन हर घर में होती है आराम से। तो मैंने 10 केजी आटा लिया अपने घर के लिए, उसने मुझे रेट लगाया 10 किलो का 25 रुपए पर किलो, तो रेट हो गया 250 रुपए। ठीक है जी। ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें ली, 10 किलो आटा लिया, 5 किलो चावल लिए, 5 केजी राइस लिए, वो उसने मुझे 350 के लगाए, बहुत सारी दालें ली, एक्सेट्रा। मैंने बहुत सारी चीजें ली, ठीक है। अब मैं भी लेने गई, फिर जैसी मैं लेके आ गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे बाद मान लेते हैं कि वही सारी चीजें लेने दिव्यांशी फॉर एग्जाम्पल आप गए। अब यही सारी चीजें लेने दिव्यांशी गई। मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी, दिव्यांशी की रिक्वायरमेंट अलग है। भाई आटा हर किसी के घर आता है, लेकिन अलग अलग आता है ना। किसी के यहाँ 10 किलो की जरूरत है, किसी के यहाँ 15 किलो की जरूरत है। इन्होंने 15 केजी आटा लिया, ठीक है। उसने रेट लगाया वही 25 रुपए, 25 इंटू 15 करके उसने जोड़ दिया। अच्छा क्या होता है, ये जो राशन है बेटा जी, या जो बेसिक नीड्स है, वो हर कंज्यूमर खरीदता है, आप मानते हो। तो जब हम अकेले अकेले खरीदने जाते हैं, जैसे हम लोग क्लास में इस टाइम 15 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल 15 लोग हैं और हम सब लोग अलग अलग खरीदने जाते हैं, तो 10 किलो आटा मान लो अंश ने लिया, 5 किलो अर्जुन ने, 6 किलो देव ने, ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ लेंगे। भाई महीने में हर घर में राशन आता है, तो हम सब लोग अलग अलग लेंगे। और जब हम सब लोग अलग अलग लेंगे, तो दुकानदार हम सबको बेटा जी क्या रेट लगाएगा? 25 रुपए पर केजी लगाएगा, सबको 25 रुपए पर केजी लगाएगा। क्यों ना हम ऐसा करें, आप में से कोई मेरी बात समझ गया तो आप कंप्लीट कर दो, नहीं तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। क्यों ना हम सब ऐसा करें कि हम सब एक साथ राशन लेने जाएं। सोचो, अगर हम एक साथ राशन लेने जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज अगर सबका 10-10 किलो भी मान लें, और हम 15 लोग हैं, तो हमारा बेटा जी कितना आटा हो जाएगा? 150 किलो आटा। अब आपको तो पता है कि जब बल्क में शॉपिंग करते हैं, बोलो बोलो कुछ, आप बोलो फिर मैं आगे कंप्लीट कर दूंगी। जब कुछ डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है।
एग्जैक्टली यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो डिस्काउंट मिलता है। और देखो अब मैं अपना अलग लेके आई 5-10 किलो आटा, आप अपना अलग लेके आए 5 किलो, हर्षिता अलग लेके आई, प्रीना अलग, उमंग अलग, तरंग, सब लोग अलग अलग लेके आएंगे। तो जब हम सब लोग अलग अलग लेके आएंगे तो दुकान वाला हमें 25 रुपए पर केजी ही लगाएगा। अगर हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, सोचो, अगर हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें और हम 15 लोग एक हो जाएं, तो हमारे आटे की कंजम्पशन 150 किलो हो जाएगी। और जब मैं उस पर 150 किलो आटा लेने लाऊंगी तब थोड़ी वो मुझे 25 रुपए किलो लगाएगा। सोचो, तब हो सकता है वो 15 रुपए केजी ही लगाए, नहीं तो हम तो सीधा फैक्ट्री से उठाएंगे, फैक्ट्री में तो और सस्ता रेट मिलेगा आपको। तो इसीलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। आई होप आई एम क्लियर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि सारे कंज्यूमर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बल्क में परचेज करते हैं, और बल्क में परचेज करने की वजह से उनको हेवी डिस्काउंट मिलता है। इससे देखो उन सबका तो फायदा है ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, बट अगर बाहर वाले लोग भी सॉरी अपना ऑर्डर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं कि भाई 4 किलो हमारे लिए भी ले आना, 6 किलो हमारा क्या है, हमारी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जितनी हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना हमें हेवी डिस्काउंट मिलने की संभावना है। और वही बेटा जी जो रेट आपको 25 रुपए पर केजी लग रहा था आटे का, हो सकता है वो कम होकर सिर्फ 15 ही लगे। ऐसे ही आपको चावल भी सस्ते मिलेंगे, दाल भी सस्ती मिलेगी, सारा घर का राशन सस्ता मिल जाएगा अगर आप क्या बना लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये तो बेटा जी गली मोहल्ले में ही बन जाती है, बस आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की कोई चीज होती है। अब आप जहाँ रहते हो वहां पे कितने सारे लोग रहते हैं, और जितने सारे लोग रहते हैं, मैंने इसीलिए आटा, चीनी, चावल ये चीजें उठाई क्योंकि ये वो चीजें हैं जो सबके घर आती हैं। आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं हमारे घर तो आटा नहीं आता, ऐसा तो होता नहीं है। हर एक के घर कुछ ना कुछ आटे की कंजम्पशन हो सकता है, किसी के यहाँ चावल की ज्यादा हो, आटे की कम हो, किसी के यहाँ शुगर की कंजम्पशन कम हो, किसी के यहाँ शुगर की कंजम्पशन ज्यादा हो, लेकिन ये वो चीजें हैं जो सबके यहाँ आती हैं। तो क्यों ना हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के इसको खरीदे, जिससे कि जब हम बल्क में परचेज करेंगे तो बेटा जी हमें उस दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, है ना। जब हम 150-200 किलो आटा उठाएंगे तो हम तो सीधा फैक्ट्री जाएंगे ना, सारे के सारे मिडल मैन बीच में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट, और हमारा रेट जो है वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। इसलिए लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब पहले आप बताओ आपको क्लियर है, तो मैं आगे लैंग्वेज लिखूं। किसी को कोई डाउट लिखेगा? जी हाँ जी। जी, ऐसे तो कोई फ्रॉड भी कर सकता है कि मतलब ज्यादा सामान लेकर कम में आ गया और उसने बताया कि ज्यादा में आया है। नहीं देखो बेटा जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो सब लोग मेंबर्स है ना, तो सबका इक्वल राइट है, सबको पता है कि कितने में आया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब आपस में एक दूसरे पे मेंबर्स हैं। ये मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स में पढ़ाऊंगी कि इसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि देखो जहाँ पे मेंबर्स होंगे लड़ाई वड़ाई तो होगी, लेकिन क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सब लोग एक दूसरे के भले के लिए ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। वो जो जो जितना ऑर्डर देगा उतना रेट नेगोशिएट कर दिया जाएगा, और जब सामान आएगा जिसने जितना जितना मांगा है उसको तो उतना मिल जाएगा। जैसे मान लो आपने 8 किलो बोला था तो आपको 8 किलो मिल जाएगा, मैंने 10 किलो बोला था तो मुझे 10 किलो मिल जाएगा, और रेट तो सबके लिए बराबर ही रहेगा ना बच्चे। और जो नेगोशिएट करने जाएगा उसको तो मेंबर्स ही इलेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से ट्रस्ट वर्दी वाली बात है, और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि वो आगे महंगे में बेचेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में वॉलेंटरली वही लोग मेंबर बने हैं जो एक दूसरे की सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और भी कोऑपरेटिव इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है? कंपलसरी है, बट इतना कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, बस ठीक है। देखो आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो तो आप पे कोई इतनी कोई आपको कोई इतने डॉक्यूमेंट्स, कोई इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। हाँ, एक्ट है, आपको रजिस्टर्ड होना है, बट फॉर्मेशन इज इजी। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो फॉर्मेशन इज इजी। और भी जैसे हमने 10 बंदों का रजिस्ट्रेशन कराया है और हम किसी और से भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी मंगवा लेंगे सामान, तो ऐसे तो मंगवा कोई सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
These societies are formed for social welfare. तो अगर ये सोशल वेलफेयर कर रही है तो हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी, डेफिनेशन लिख के. These societies, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके बारे में हम एक लाइन लिखेंगे. दिस सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स. ये सोसाइटी कौन बनाते हैं? कंज्यूमर्स. दिस सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स. ये सोसाइटी कंज्यूमर्स बनाते हैं. थ्रू विच दे परचेज गुड्स. लाइंस तो मैं आपको सारी दे चुकी हूँ, बस लिखने की देर है. दे परचेज गुड्स इन बल्क फॉर गुड क्वालिटी. इससे क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और रेट भी रीजनेबल पड़ता है, जैसा कि आपने कहा कि डिस्काउंट मिलता है. एंड लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. और हम सीधा जाके कहां से लेंगे? फैक्ट्री से. तो मिडलमैन भी बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा. बताओ कोई डाउट है तो. दिस सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स थ्रू विच दे परचेज गुड्स इन बल्क फॉर गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट एंड लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. और इससे मिडलमैन भी एलिमिनेट हो जाता है. डन. नेक्स्ट पढ़ाते हैं अगली कोऑपरेटिव सोसाइटी. चलो, अब एक मैंने आपको सिखा दी ना, अब आप अगली ट्राई करिएगा. नेक्स्ट है बेटा जी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. रॉ मटेरियल के लिए. एग्जैक्टली क्योंकि प्रोड्यूसर होता ही वो है जो रॉ मटेरियल से क्या बनाता है बेटा जी? फिनिश गुड. तो आपने बिल्कुल सही गेस किया कि ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाते हैं? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. डन. समझाऊं बेटा जी? प्रोड्यूसर वो होते हैं, चलो, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स. आज सबको पता है कि प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं. तो जब प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? कि सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल मिले. ये तो आप भी समझ सकते हो. प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है? कि उसको सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल मिले. है ना, कॉमन सी बात है कि उसको सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल मिले. तो इसीलिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस सोसाइटी, अगर मैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो दिस सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स. ये सोसाइटी कौन बनाता है? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं. जनरली स्मॉल प्रोड्यूसर्स. जनरली ये कौन बनाते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे होते हैं. so that they can purchase raw material, जिससे कि वो रॉ मटेरियल को किसमें खरीद सके? बल्क में. रॉ मटेरियल इन बल्क एट रीजनेबल रेट. तो कंज्यूमर इसलिए बनाता है कि वो गुड्स खरीद सके और प्रोड्यूसर इसलिए बनाते हैं जिससे कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके. अब 5-6 प्रोड्यूसर्स एक साथ खरीदने जाएंगे तो सामने वाला बेटा जी सस्ता रेट देगा ना. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से पता है क्या होता है? बस एक यूनिटी आ जाती है. एकता समझते हो? जब वो वाली एकता नहीं है, ये वाली एकता, यूनिटी वाली. तो एकता मीन्स कि जब आप में एकता आ जाती है कि आप सब लोग एक साथ जाओगे तो कोई आपके साथ चीटिंग वीटिंग भी नहीं करेगा. है ना, आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा, चॉइस भी अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं. तो इसलिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है. अब अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले आप बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी. तीसरी पे चलो. तीसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है हमारी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी. चलो, ये भी सोचो क्यों बनाई जाती होगी.
प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव रॉ सोसाइटी, मटेरियल बट फार्मर को रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता। सीड्स चाहिए तो होता है। रॉ मटेरियल उसको रॉ मटेरियल नहीं बोलते, उसको अलग वर्ड बोलते हैं। चाहिए, हाँ सीड्स सीड्स चाहिए, बट ट्रैक्टर सीड्स रॉ मटेरियल नहीं होती। सीड्स होती है बट रॉ मटेरियल नहीं बोलते बेटा जी। जो फार्मर को चाहिए होता है ना उसको इनपुट बोलते हैं। अगर कभी आपसे पूछे कोई कि प्रोड्यूसर कौन होता है, तो आप बोलोगे कि प्रोड्यूसर वो होता है जो रॉ मटेरियल से क्या बनाता है, फिनिश गुड। फार्मर कभी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड नहीं बनाता। फार्मर बेटा जी हमेशा इनपुट से आउटपुट बनाता है। तो इसलिए आप वर्ड बिल्कुल सही बोल, मतलब बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस रॉ मटेरियल की जगह आपको क्या बोलना है, इनपुट। तो यही बिल्कुल सही है, इसी को बोलते हैं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप समझ गए कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडा, कि बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक तो जो आपने बोला वो है, और अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। दिस एक पर्पस और होता है इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का। एक तो आपने बोल ही दिया कि दिस सोसाइटी is formed by farmers to purchase inputs such as seeds हो गई, fertilizers हो गए, है ना, आजकल केमिकल वेमिकल भी डालते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, एक्सेट्रा, of good quality at reasonable rate। ठीक है, एक तो ये पर्पस है, ये तो आपने मुझे बता ही दिया। कोई और पर्पस बेटा जी, प्लस और कोई पर्पस? दी अपनी जो आउटपुट है उनको सेल करने के लिए। वो अगले वाली है, वो नेक्स्ट वाली है, अभी फोर्थ वाली। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या होती है कि फार्मर्स लोग मिल जाते हैं जिससे कि वो इनपुट्स को, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक एल एक्स्ट्रा हो गया, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा को गुड क्वालिटी में खरीद सके एट रीजनेबल रेट। और दूसरा ये होता है बेटा जी, दूसरा पर्पस इकट्ठा होने का ये होता है, सो दैट दे कैन डू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जैसे मान लो मेरे पे थोड़ी सी जमीन है, आप पे थोड़ी सी जमीन है, आप किसी और पे भी थोड़ी सी जमीन है। अब थोड़ी थोड़ी सी जमीन पे तो कल्टीवेशन हो नहीं पाता। आपको पता है कि कल्टीवेट करने के लिए हमें एक जमीन का बड़ा टुकड़ा चाहिए होता है बेटा जी। वी नीड अ बिग पीस ऑफ लैंड। स्मॉल पीस ऑफ लैंड में कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। तो कभी कभी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए भी बनती है कि सब लोग अपनी जमीन को जोड़ लेते हैं और फिर कल्टीवेशन करते हैं। तो सबकी छोटी छोटी जमीनें, अब सबकी आसपास है, तो अगर मिला लेंगे तो वी विल गेट अ बिग पीस ऑफ लैंड। फिर वो जो बड़ा पीस ऑफ लैंड हमें मिलेगा, हम उसको आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं। और देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से क्या होता है, कॉस्ट हमेशा कम आती है। अगर आप छोटे से टुकड़े पे कल्टीवेशन करोगे तो कॉस्ट हमेशा ज्यादा आती है। तो इसलिए भी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, इनपुट्स खरीदने के लिए भी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है गुड्स खरीदने के लिए। अगर सब लोग एक साथ खरीदेंगे तो तीनों ही केसेस में रीजनेबल रेट मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे फार्मर हो। जब तीनों ही बल्क में खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी और प्राइस भी कम पड़ेगा। चौथी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, आगे बढ़ जाऊं, चौथी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है बेटा जी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बताओ, अभी आप इसके बारे में ही बोल रहे थे। फोर्थ आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब थोड़ी सी अलग अलग आएंगी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी तक हम सामान को खरीद रहे थे, अब हम सामान को बेचेंगे। और सामान को बेचने के केस में क्या करना पड़ता है, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय, चलो लगाओ तुक्का,
क्या पता सही हो जाए। माल बिजनेसमैन। पीछे मैं एक पेज पीछे करती हूँ। अब इन तीनों में से ढूंढो, सामान बेचने का काम किसका है, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का या फार्मर का? फार्मर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर, फार्मर। प्रोड्यूसर फार्मर। प्रोड्यूसर एंड फार्मर दोनों को अपना आउटपुट क्या करना है, सेल करना है, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे फार्मर हो। तो बेटा जी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड फार्मर्स। ये प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स बनाते हैं। पता है क्यों बनाते हैं? नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, सो दैट दे कैन सेल देयर आउटपुट एट हायर प्राइस। मंडी होती है ना, मंडी आपने कभी सुना होगा, मंडी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होती है। पता है क्यों? वहां पे ना जितने भी सब्जी वाले होते हैं वो सब ना आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आलू है या प्याज है तो 100 रुपए किलो ही बेचेंगे। अब आप मंडी में चले जाओ, चाहे आप ए से लो, चाहे बी से लो, चाहे सी से लो, चाहे डी से लो, चाहे ई से लो, सब लोग 100 रुपए किलो ही बेचेंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाते हैं? फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स। फिर वो अपने आउटपुट को सेल करने जाते हैं। अब क्योंकि बेटा जी सारे लोग एक साथ सेल करने जाते हैं तो जो बड़े बड़े, आप समझते हो, जो बड़े बड़े मिडलमैन नहीं होते जो इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो जो बड़े बड़े मिडलमैन होते हैं जो इनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो इनके साथ फिर चीटिंग नहीं कर पाते हैं और इन्हें अपने प्रोडक्ट का फेयर प्राइस मिल जाता है। तो ये वाली सोसाइटी इसलिए बनाई जाती है कि ये लोग अपने आउटपुट को अच्छे प्राइस पे सेल कर सके और कोई भी मिडलमैन इनका फायदा ना उठा सके। याद रखिएगा, क्योंकि बेटा जी जब ये लोग अपना आउटपुट सेल करने जाते हैं, आपको पता है इंडिया में फार्मर्स इतने गरीब क्यों है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसका सिर्फ 10% फार्मर को मिलता है। अगर बेटा जी आप प्याज 80 रुपए किलो खरीद रहे हो ना, तो फार्मर को सिर्फ उसके 8 रुपए मिलते हैं, क्योंकि बाकी कमाते हैं बीच के मिडलमैन, ये जो होलसेलर होते हैं, ये ना वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे फार्मर उगा रहा होता है ना, ये वहीं से फार्मर से ले आते हैं। अब फार्मर बेचारा गरीब होता है, उसको बेचने की जल्दी होती है क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते हैं, प्लस वो कहाँ शहर आके बेचेगा, आप सोचो। फिर ये लोग अच्छा तीसरा, उसके पास स्टोर करने की जगह नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, वो कहाँ स्टोर करेगा, कहाँ से शहर में आके बेचेगा, उसको पैसे की जरूरत है। तो ये जो होलसेलर्स होते हैं ये उनको डरा के इनके प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ते रेट पे ले लेते हैं और फिर मार्केट में आके बेटा जी बहुत महंगे रेट पे बेचते हैं। ये भी इंडिया में एक करप्शन है जो कि फार्मर्स के साथ किया जाता है, तभी तो फार्मर्स इतने गरीब है, जबकि हम सबसे ज्यादा फल सब्जियां ही खाते हैं, सबसे महंगी भी फल सब्जियां ही है, लेकिन फार्मर फिर भी गरीब है क्योंकि जो भी पैसा आप पे करते हो वो अल्टीमेटली फार्मर तक नहीं पहुंचता है, वो बीच के जो मिडलमैन हैं वो खा जाते हैं। इसीलिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है कि प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स मिलकर अपने आउटपुट को सेल करते हैं एट हायर प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द मिडलमैन, और कोशिश करते हैं कि वो मिडलमैन को एलिमिनेट करें, क्योंकि आप अकेले आदमी को डरा सकते हो और सस्ते रेट पे ले सकते हो लेकिन सबको नहीं डरा सकते हो। तो इसलिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स मिलकर बनाते हैं। कोई डाउट? कंज्यूमर कोऑपरेटिव, हाँ बताओ बताओ बताओ। दीदी ये लोग फिर खुद ही बेचते हैं अपनी चीजों नहीं, को? ये बेटा जी एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी को दे देते हैं। गवर्नमेंट का ना एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जहां पे जाकर अगर आप अपना आउटपुट सेल करो तो आपको अच्छा रेट मिलता है, लेकिन ये जो मिडलमैन होते हैं ये बहुत चंट होते हैं, ये लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं कि फार्मर से ले लेंगे। अब वो कहाँ जाएगा ऑफिस, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां से प्रॉपर रोड्स भी नहीं है, तो फार्मर कहाँ से आएगा शहर में सामान देने के लिए। अगर फार्मर एक बार शहर पहुंच जाए तो उसका आउटपुट अच्छे रेट पे बिक सकता है, लेकिन ये उसको आने ही नहीं देते हैं। और दूसरा उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, वेयर हाउस की प्रॉब्लम है, तो ये लोग वहीं पे फार्मर से सारा गुड्स खरीद लेते हैं। बट जब उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बना दी जाए तो शायद वो लोग एक साथ मिलकर शहर आकर अच्छा प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब कि अपने प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस ले सकते हैं और उनको किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं है, वो सीधा गवर्नमेंट ऑफिस में आके अपना सामान देंगे, गवर्नमेंट वेयर हाउस जहाँ पे
सरकार उनसे ये सामान बहुत अच्छे रेट पर लेती है। नेक्स्ट आती है बेटा जी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब छोटी छोटी दो बची हैं, मैं दोनों आपको समझा देती हूँ। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आप में से कोई भी बना सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंज्यूमर ही बनाएगा, प्रोड्यूसर ही बनाएगा या कोई बनाएगा, कोई भी बना सकता है। इसका मेन पर्पस ये होता है जब आप क्रेडिट लोन देना, एग्जैक्टली वो तो क्रेडिट वर्ड बिल्कुल क्लियर था, वेरी गुड। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस होता है लोन देना एट हाई रेट और एट रीजनेबल रेट। फटाफट से सोच लो, बताओ बताओ। रीजनेबल rate of interest. So it is formed to provide short-term loan assistance to its members। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोन असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को ही देगा एट रीजनेबल रेट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम सब लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, तो चलो मान लो हम सब ने मिलके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। अब हम में से फॉर एग्जांपल कृष्णा को 50,000 रुपए की जरूरत है 4 महीने के लिए, तो अब ये अगर बैंक जाएगा तो बैंक वाले तो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हमने कहा छोड़ो, आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग थोड़े थोड़े पैसे मिला के आपकी हेल्प कर देते हैं। 5-5 हजार रुपए हम सब लोग मिला लेंगे, हम 10 लोग हैं, हमने 50,000 रुपए इकट्ठा करके कृष्णा को दे दिए और कृष्णा 4 महीने बाद हमें वो 50,000 वापस कर देगा। इसी को तो एक दूसरे की मदद कहते हैं। अगर हम 5-5 हजार रुपए भी मिलाएंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर वो बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज करेंगे, मोर्टगेज रखवाएंगे, बहुत हाई रेट चार्ज करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है कि अगर बेटा जी किसी भी मेंबर को पैसे की जरूरत पड़े तो हम लोग थोड़े थोड़े पैसे मिला के सामने वाले की हेल्प कर सके, और हम उससे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बहुत कम, कई बार तो करते भी नहीं है। और लास्ट आता है बेटा जी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चलो अभी तक आपने सारे खुद ही बताए हैं, ये भी बताओ व्हाट इज हाउस लोन्स। हाउस लोन्स, बट लोन्स वाला तो सेगमेंट ऊपर कवर हो गया। अभी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करेगी? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो, इट इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल हाउसेस एट वेरी लो रेट, है ना। ये इनका मेन पर्पस होता है कि लोगों को रहने के लिए घर प्रोवाइड कराना बहुत कम रेट पर। ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक, समझ सकते हो, एक काम होता है। इनका काम ये होता है कि वो कम से कम रेट पर रेजिडेंशियल हाउसेस बना के दे, चाहे अपने मेंबर्स को चाहे बाहर वालों को। इट इज फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल हाउसेस एट वेरी लो रेट, कि रहने की जगह मिल सके और बहुत कम रेट पर रेजिडेंशियल हाउसेस को बनाने का काम करती हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे घर होते हैं मुंबई में, बहुत सस्ते सस्ते बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन जो है वो लोगों को घर प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर मैं 6 काम करूं दोबारा से चल के, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा आज का टॉपिक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है वॉलेंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर सोशल वेलफेयर। वॉलेंटरली एसोसिएशन का मतलब है बेटा जी कि ये लोग खुद आगे आए हैं, हम इनको जबरदस्ती लेकर नहीं आए हैं, ये अपनी मर्जी से आगे आए हैं। इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो अपनी मर्जी से आगे आए हैं एक दूसरे की और सोसाइटी की मदद करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। कंज्यूमर्स भी बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बनाते हैं, फार्मर्स, मार्केटिंग, क्रेडिट और हाउसिंग, 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंज्यूमर्स इकट्ठा होते हैं जिससे कि वो बल्क में गुड्स को परचेज कर सके, सस्ता पड़े। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स इकट्ठा होते हैं कि वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदता है, सस्ता पड़े। पर्पस यही है कि रीजनेबल रेट पड़े। फार्मर्स इकट्ठे होते हैं कि वो इनपुट्स खरीद पाए एट रीजनेबल रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी
खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए बनी है। इसमें प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स इकट्ठा होते हैं सो दैट दे कैन सेल देयर आउटपुट एट हायर प्राइस, और कोई भी मिडलमैन उनके रास्ते में ना आए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसलिए होती है कि वो शॉर्ट टर्म लोन दे पाए। देखो बड़ा लोन तो दे भी नहीं सकते, हम कौन सा आरबीआई है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन दे पाए अपने मेंबर्स को एट रीजनेबल रेट। और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेटा जी इसलिए काम करती हैं कि वो लोगों को रेजिडेंशियल हाउसेस दे पाए एट वेरी लो रेट। तो सब लोग अच्छा अच्छा काम ही कर रहे हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है, इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर सोशल वेलफेयर। ये लोग इकट्ठे ही इसलिए हुए हैं कि ये लोग सोसाइटी का भला कर सके, सोशल वेलफेयर कर सके। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है। मैं एक एक पेज दिखाती हूँ, आप नोट करो, कोई क्वेरी है तो बताओ। दी क्रेडिट कोऑपरेटिव Credit- सोसाइटी चलो एक आगे मतलब अपने मेंबर्स के अलावा बाहर किसी को लोन दे सकते हैं? दे सकते हैं बच्चे। जो सिर्फ अपने मेंबर्स को देते हैं उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। वो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही होते हैं, लेकिन वो सेल्फ हेल्प होते हैं, मतलब सिर्फ अपने मेंबर्स की ही करते हैं। बट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाहर वाले की भी कर देती है, जैसे आपके रिश्तेदार या आपने हेल्प कर दी मेरे रिश्तेदार, तो ऐसा भी चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अब आपको फंड्स की जरूरत नहीं है, आपके किसी रिलेटिव को फंड की जरूरत है, तो हम उसकी हेल्प भी कर देंगे। लेकिन हाँ, हम छोटा मोटा लोन ही दे सकते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म असिस्टेंस। ज्यादा बड़ा ये और लोन अगर कोऑपरेटिव नहीं देती है। कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं, कोई अननोन पर्सन ही है, उसको तो नहीं? कर सकते हो अगर आपके पास पूरे एविडेंस है, वो सारा प्रूफ दे रहा है और आपकी सोसाइटी उसकी हेल्प करना चाहती है तो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको सारे एविडेंसेस पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे। रखवाना चाहो कोई चीज, मोर्टगेज रखवा सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स की भी मदद करती हैं और बाहर वालों की भी मदद करती हैं। दी हाँ जी, दी जो ये क्रेडिट वाले होते हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज चाहते ही नहीं है। जो क्रेडिट वाले हैं नहीं लेते हैं, थोड़ी बहुत देखो अपने मेंबर से कम लेते हैं, बाहर वालों से ज्यादा लेते हैं, पर लीगल फॉर्मेलिटीज तो होती है, लेकिन बैंक जितनी नहीं होती। बैंक तो फिर बहुत ही ज्यादा करता है ना, बैंक का तो थोड़ा लेवल थोड़ा एक्सट्रीम ही हो जाता है। और वैसे भी बैंक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, बहुत टाइम लगाता है, प्रोसीजर बहुत लेंथी है। ओके दी। पेपर वर्क। हाँ, पेपर वर्क एग्जैक्टली। पहले 1 करोड़ तो डॉक्यूमेंट ही मांगेगा। ठीक है जी, आई गेस डन है। अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक पे चैप्टर के। हो गया वैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही लास्ट है, कहीं आप सोचते दीदी लास्ट लास्ट और इतना सारा पढ़ा दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही लास्ट है, ये है बेटा जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप हेडिंग डाल लो, मेरे को ही देखना था। एक सेकेंड बस। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के 16। और अभी जो शुरू कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। चैप्टर आपको बाकी पता होगा, आपकी कॉपी में किस हिसाब से चल रहे हैं। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले बेटा जी मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगी, वो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 2 राइट्स होती है।
दो ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होती है। हो सकता है वो आपसे कभी एक नंबर में पूछ लें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन सी दो ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होती है। एक तो सबसे पहला राइट ये होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर दो ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होती है। एक सबसे पहली राइट ये होती है बेटा जी, वन मैन वन वोट, है ना। इंडिया की बहुत बड़ी ह्यूमन राइट है ये, वन मैन वन वोट। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होती है। जब हम कोऑपरेटिव, आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो जब हम उन मेंबर्स में से हेड चूज कर रहे होते हैं तो ये वाली राइट अप्लाई होती है, दैट इज वन मैन वन वोट। इस हिसाब से वोट होता है। और बेटा जी दूसरी राइट जो इंडिया की एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट है, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एनीबडी कैन बी a member of cooperative society। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं होता कि अरे ये मुस्लिम है तो हम इसको नहीं बना रहे, ये हिंदू है, ये जैन है, ऐसा नहीं चलता है। तो इक्वालिटी होती है, एनीबडी कैन बी अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें बेटा जी कोई भेदभाव नहीं होगा। देखो एक तो आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर आप भेदभाव भी कर रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए वन मैन वन वोट एंड इक्वालिटी, एनीबडी कैन बी अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर दो ह्यूमन राइट्स पहले से ही होती है। अब आते हैं मैरिट्स और डीमैरिट्स की बात करते हैं। मैरिट्स और डीमैरिट्स में बेटा जी मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 7 बेसिस याद करा ही रखे हैं, और उन 7 बेसिस पर आप मुझे मैरिट और डीमैरिट बताओगे, मैं थोड़ी आपको बताऊंगी। सबसे पहला बेसिस था फॉर्मेशन, दूसरा बेसिस था बेटा जी डिसीजन मेकिंग, तीसरा बेसिस था कंटिन्यूटी। याद हो गया होगा आपको, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में भी यही सेम थे, फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, कैपिटल। एक कैपिटल के साथ चलता था उसका भाई, दैट इज मैनेजरियल स्किल्स। फिर 6 चलता था लायबिलिटी, लिमिटेड है तो सिर्फ पर्सनल एसेट्स जाएंगे, नहीं तो बिजनेस एसेट्स भी जाएंगे। और एक लास्ट होता था कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वही पुराने हमारे 7 बेसिस पर आप मुझे मैरिट्स और डिमेरिट्स बता दो, फिर चैप्टर खत्म, हमारा पूरा चैप्टर हो गया। थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था। मैरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे। बेसिस बेटा जी वही 7 के 7 है। आप फटाफट से बता दो कौन सा पॉइंट मैरिट में आएगा, कौन सा पॉइंट डीमेरिट में आएगा। हम चार्ट रेडी कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला बेसिस है फॉर्मेशन। चलो करो स्टार्ट। फॉर्मेशन इजी इजी फॉर्मेशन है या कॉम्प्लेक्स है? इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन। तो मैरिट में आएगा बेटा जी या डीमेरिट में आएगा? मैरिट। मैरिट। मैरिट, एग्जैक्टली। तो मैरिट में पहला पॉइंट आ जाएगा इजी फॉर्मेशन। और इजी फॉर्मेशन क्यों है? बिकॉज ओनली दे हैव टू रजिस्टर्ड, ओनली दे हैव टू रजिस्टर्ड। सिर्फ रजिस्टर्ड ही तो करना है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, और तो कोई इतना बड़ा फंडा है भी नहीं। अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो रजिस्ट्रेशन कराने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इतना बड़ा मैटर थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट, अगला बेसिस है डिसीजन मेकिंग। सोच समझ के, क्विक या डिले, टाइम ले लेना। हाँ टाइम ले लो। डिले। डिले, डिले। डिले। वो बोल रहे हैं क्यों, आप बोल रहे हो डिले, क्यों डिले? जी जहाँ पे ज्यादा मेंबर होंगे वहाँ डिले तो हो गई। एग्जैक्टली, जहाँ पे ज्यादा मेंबर्स होंगे वहां पे डिले तो होगा ही। क्योंकि बेटा जी हमें सारे मेंबर्स का क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट। पहले भी मैंने आपको कंसेंट वर्ड का मतलब बताया था। सारे मेंबर से पूछना पड़ेगा भाई। कोई अकेला तो है नहीं डिसीजन लेने वाला, जैसे करता होता था, ऐसा तो कोई है नहीं। तो सारे मेंबर से पूछूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो डीमेरिट में आ जाएगा डिले इन डिसीजंस, बिकॉज एवरी मेंबर कंसेंट इज रिक्वायर्ड। मुझे हर मेंबर का कंसेंट चाहिए, तो इसलिए मुझे डिसीजंस लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपना धीरे धीरे सोचो। कंटिन्यूटी, अगर एक मेंबर की डेथ हो गई तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी। No, तो कंटिन्यूटी क्या रहेगी बेटा जी? पॉसिबल। पॉसिबल। सेकंड मैरिट बन जाएगा, सेकंड मैरिट बनेगा कंटिन्यूटी पॉसिबल। इफ एनी मेंबर डाइज, अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, इफ एनी मेंबर डाइज और क्विट, देन ऑल्सो
देन ऑल्सो सोसाइटी विल एग्जिस्ट। कौन सा सोसाइटी थोड़ी बंद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट फोर्थ एंड कर लेते हैं पहले। कैपिटल, कैपिटल और मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड एक साथ चलती हैं। हाँ जल्दी, वेरी गुड। लिमिटेड बहुत लिमिटेड पैसा है नहीं, कम पैसा है। लिमिटेड पैसा है और बेटा जी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, तो दोनों डीमेरिट हो जाएंगे। लिमिटेड कैपिटल और इसी के साथ एक और डीमेरिट आ जाएगा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। वो लोग तो खुद बेचारे सस्ता सस्ता ढूंढ रहे हैं और हम कह रहे हैं बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है। लिमिटेड फंड्स एंड दे कैन नॉट हायर प्रोफेशनल स्टाफ। वो ज्यादा प्रोफेशनल लोगों को हायर नहीं करते हैं और फंड्स भी बेटा जी लिमिटेड होते हैं। दोनों हो गए। अब फटाफट बताओ लायबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स और एंड करें। लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड किसी के पर्सनल एसेट्स तो नहीं जाने वाले हैं ना, तो लायबिलिटी कैसी No, रहेगी, लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड ओनली responsible to bear the loss according to their up to their share। जितना शेयर है बस उतना ही लॉस देंगे भाई। bear the loss up to their share, इससे ज्यादा लॉस नहीं देंगे। और लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स। बताओ फटाफट सब लोग। पॉसिबल अराइज होंगे कि Arise। नहीं होंगे। अराइज Arise। वही बात है, जहां मेंबर्स होंगे लड़ाइयां तो होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे बिकॉज every member will have different opinion। लड़ाई इसीलिए तो होती है क्योंकि हर मेंबर का ओपिनियन अलग होगा। वो कहेगा जी ऐसे नहीं वैसे, वो कहेगा नहीं वैसे नहीं ऐसे, बस इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा होगा और क्या होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में दो राइट्स होती है, एक तो इक्वालिटी और एक वन मैन वन वोट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा जी 6 टाइप्स की होती है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फार्मर, मार्केटिंग, क्रेडिट और हाउसिंग। अब हमारे 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, 1 और 2। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1 और 2 सिर्फ रिवाइज कराने वाली हूँ और कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी और 1 और 2 के क्वेश्चंस कराऊंगी। क्योंकि बेटा जी आगे आगे बढ़ने से अच्छा है कि पहले हम पीछे का भी थोड़ा सा साथ साथ रिवाइज कर लें। आगे तो हम बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा घर पे पढ़िए।